गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम जो हमारी सेकंड बुक है जिसका नाम है इंडियन पॉलिटिक्स, उसका फोर्थ जो चैप्टर है और उस चैप्टर का जो नाम है वो है भारत के विदेश संबंध। आज हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। बेटा इस चैप्टर से जो टॉपिक डिलीट कर दिए हैं वो टॉपिक इस प्रकार हैं: भारत और पाकिस्तान के संबंध, भारत और बांग्लादेश के साथ संबंध, भारत और श्रीलंका के साथ संबंध, भारत और नेपाल, यानी इन देशों के साथ जो इस चैप्टर में संबंध बताए गए हैं उनको सिलेबस से डिलीट कर दिया है। और उसके बाद दो देशों के साथ भारत चीन, भारत अमेरिका, इनके साथ जो संबंध हैं वो आपके सिलेबस में शामिल है। तो इस चैप्टर की जो फर्स्ट यूनिट है वो विदेश नीति से संबंधित है। तो हमें बुक की लैंग्वेज को पढ़कर उसको अपने शब्दों में व्यक्त करना है और वो आपको अच्छी तरह से सुनना है और समझना है। तो सबसे पहले बेटा हम विदेश नीति की अर्थ और परिभाषा के बारे में बात करेंगे। देखो बेटा, अगर साधारण शब्दों में बात की जाए तो विदेश नीति का साधारण सा अर्थ है एक देश दूसरे देश के साथ जो नीति अपनाता है उसे विदेश नीति कहते हैं। अगर हम बात करें बुक की लैंग्वेज की, वो विदेश नीति की अर्थ और परिभाषा किस प्रकार व्यक्त करता है कि एक देश जिन आदर्शों और सिद्धांतों के आधार पर अन्य देशों से संबंध स्थापित करता है उसे विदेश नीति कहते हैं। यानी कि कोई भी देश अपने देश के विकास के लिए जो आदर्श या फिर जो नियम या जो सिद्धांत अपनाता है और उनको आधार बनाकर दूसरे देशों के साथ मधुर संबंध स्थापित करता है उसको क्या बोलते हैं? विदेश नीति। बेटा राजनीति के जो विद्वान हैं उन्होंने इसके बारे में अलग अलग डेफिनेशन बताई है। अगर हम बात करें रुथन स्वामी के शब्दों में, विदेश नीति उन सिद्धांतों और क्रियाओं का समूह है जो एक राज्य के दूसरे राज्यों के साथ संबंधों को क्या करता है? संचालित करता है। यानी एक देश दूसरे देश के संबंधों को क्या करता है? संचालित करता है। उसको क्या बोलते हैं? विदेश नीति बोलते हैं। अब बात आती है बेटा जॉनसन, जो कि राजनीति के महान विद्वान माने जाते हैं, उन्होंने विदेश नीति की डेफिनेशन किस प्रकार दी है कि विदेश नीति शासन की वह कला है जिसका प्रयोग मुख्य रूप से विदेशी शक्तियों के साथ संबंधों को तय करने में किया जाता है। यानी कि हम किस प्रकार इसकी परिभाषा को किस प्रकार अपने शब्दों में कह सकते हैं कि एक देश के संबंधों का दूसरे देशों के साथ निर्धारण किन उपायों द्वारा किया जाता है उन्हें एक विदेश नीति कहते हैं। यानी कि बेटा एक देश जिन सिद्धांतों और आदर्शों को आधार मानकर दूसरे देश के साथ जो संबंध स्थापित करता है उसे फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति कहते हैं। अब बात आती है बेटा कि जो भारतीय विदेश नीति है उसके निर्धारक तत्व कौन से हैं, कारक कौन से हैं, फैक्ट कौन से हैं। तो एक देश की विदेश नीति का निर्धारण होने में अनेक तत्वों की महत्वपूर्ण क्या होती है बेटा? भूमिका होती है। भारतीय विदेश नीति भी उसका अपवाद नहीं है। भारत की अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक संरचना, राजनीतिक आदर्शों और जीवन मूल्य, आर्थिक कारकों, राष्ट्रीय हितों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां और राजनीतिक नेतृत्व आदि कारकों या तत्वों ने उसकी विदेश नीति का निर्धारण करने में भूमिका अदा की है। यानी कि बेटा ये वो तत्व हैं जैसे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हो गई, भौगोलिक संरचना हो गई, राजनीतिक आदर्श हो गए, जीवन मूल्य, आर्थिक कारक, राष्ट्रीय हित, यानी ये भारत की विदेश नीति के क्या है? निर्माण तक जो
या फिर निर्धारक जो तत्व है या निर्माता जो तत्व है वो इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की। सबसे पहले बेटा जो कारक है वो है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। बहुत पुराने समय से ही वसुधैव कुटुंबकम भारतीय जीवन का आदर्श रहा है। अतः उसके राष्ट्र जीवन में सत्य, अहिंसा, शांति, आपसी सद्भावना आदि के तत्व बराबर मौजूद रहे हैं। अपनी इस ऐतिहासिक विरासत की वजह से ही भारतीय विदेश नीति में अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण हल निकालने, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और रंग भेद का विरोध करने तथा निशस्त्रीकरण पर बहुत अधिक बल दिया गया है। यानी कि बेटा जो भारत की विदेश नीति का प्रमुख जो तत्व है वो क्या है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। और इसमें हमने आपको बताया है कि भारत सदैव से ही शांति का, अहिंसा का पुजारी रहा है और जो अंतर्राष्ट्रीय झगड़े हैं उनको भी क्या कहता है कि शांतिपूर्ण इनका क्या होना चाहिए, समाधान होना चाहिए। कोई शक्तिशाली किसी कमज़ोर देश पर आक्रमण न करे, किसी तरह का किसी देश में कोई भेदभाव न हो। और निशस्त्रीकरण का मतलब क्या होता है बेटा? बढ़ते हुए हथियारों पर रोक लगाना। यानी कि भारत ने अपनी विदेश नीति जो मुख्य आधार बनाकर जो तत्व उसका जो आधार है वो क्या है? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अब बात आती है बेटा भौगोलिक संरचना की, कि दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में भारत की भौगोलिक संरचना सामरिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। उसकी सीमाएं पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, भूटान, बर्मा और श्रीलंका से मिलती हैं। यानी इन देशों की सीमा भारत से लगती हैं। ये भारत के पड़ोसी देश हैं। उसके उत्तर में हिमालय पर्वत और पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण में समुद्र है। इस भौगोलिक संरचना के कारण ही भारत की विदेश नीति हिंद महासागर को शांति क्षेत्र बनाए रखने के लिए कृत संकल्प है। यानी कि भौगोलिक जो संरचना है वो भी इस प्रकार का आधार तैयार किए हुए है कि भारत की जो विदेश नीति है वो भारत पड़ोसी देशों के साथ शांति और अहिंसा से संबंध स्थापित करना चाहता है। तीसरा जो तत्व है बेटा वो क्या है? राजनीतिक आदर्श और जीवन मूल्य। भारत की शांति, अहिंसा, सत्य, सहनशीलता और जीवन मूल्य और विश्व शांति, निशस्त्रीकरण आदि के राजनीतिक आदर्शों ने उसे संसार के सभी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने के लिए प्रेरित किया और इसलिए उसने गुट निरपेक्षता की विदेश नीति अपनाई है। गुट निरपेक्षता का मतलब बेटा जब विश्व दो गुटों में बटा हुआ था, कौन कौन से गुट? पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट। तो उस समय भारत ने एक स्वतंत्र नीति अपनाई थी, उसका नाम था गुट निरपेक्षता की नीति। तो इन चीज़ों को आदर्श मानकर भारत ने अपनी विदेश नीति तैयार की है। अब बात आती है आर्थिक कारक की। बेटा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू का कहना था कि अंतिम रूप में विदेश नीति को आर्थिक कारक सुनिश्चित करते हैं। देश के 1947 में स्वतंत्र होते समय भारत की आर्थिक स्थिति बड़ी जटिल थी। यानी बेटा आर्थिक रूप से भारत पिछड़ गया था। अतः विकास पथ पर आगे बढ़ने के लिए विश्व में शांति रखना उसके लिए बहुत जरूरी था। अतः उसने गुट निरपेक्षता विदेश नीति को शुरू करके संसार में शांति बनाए रखने और दुनिया के विकसित देशों से सहायता प्राप्त करने में सहायक विदेश नीति का सहारा लिया। यानी कि भारत की विदेश नीति का जो अगला तत्व है वो है आर्थिक कारक, कि भारत किसमें विश्वास रखेगा? शांति में। और शांति बनाकर दूसरे देशों से क्या कर सकता है? सहायता प्राप्त कर सकता है। अगला जो तत्व है बेटा या कारक है विदेश नीति का वो है बेटा राष्ट्रीय हित। विदेश नीति के निर्धारण में राष्ट्रीय हितों को सुरक्षित बनाना और उन्हें आगे बढ़ाना सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। भारत के राष्ट्रीय हितों का यह तकाजा था और आज भी है कि वह संसार के झंझटों से दूर रहते हुए संसार के सभी देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध रखे और विकसित राष्ट्रों में तकनीकी, वैज्ञानिक, आर्थिक और वित्तीय सहायता बड़े पैमाने पर प्राप्त कर सके। यानी कि विदेश नीति का जो अगला कारक तत्व था वो राष्ट्रीय हित था, कि हम ऐसी विदेश नीति तैयार करेंगे
जिसमें भारत का राष्ट्रहित हो, यानी कि जो राष्ट्रीय हित है उनको सबसे पहले सर्वोच्चता दी जाएगी। उन्हीं को ध्यान में रखकर भारत की विदेश नीति तैयार की गई है। अगला जो तत्व है बेटा वो है अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ, इंटरनेशनल कंडीशन। 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने पर, आपको पता है बेटा 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, प्रथम 1914 से 1918, द्वितीय 1939 से 1945। तो 1945 में दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने पर जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर शीत युद्ध शुरू हो चुका था। बेटा शीत युद्ध 2 गुटों के बीच स्टार्ट था, जो हथियारों पर आधारित न होकर विचारों से लड़ा गया, और दुनिया के देश अमेरिका तथा रूस समर्थन 2 गुटों में बटे हुए थे। यानी एक तरफ अमेरिका ने अपना गुट बना लिया जिसका नाम था पूंजीवादी, और दूसरी तरफ रूस ने जिसका नाम था साम्यवादी। दोनों गुट एक दूसरे को नीचा दिखाने और अपने आप को सबल और श्रेष्ठ सिद्ध करने का मौका नहीं चुकते थे। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में बिना युद्ध के ऐसी तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध कहते हैं। यानी जब झगड़ा भी नहीं हो रहा था, हथियारों की लड़ाई नहीं थी, लेकिन विचारों की लड़ाई थी। एक दूसरे को मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था, नीचा दिखाया जा रहा था। भारत के लिए इस शीत युद्ध में उलझा उसके ने अपने राष्ट्रीय हितों को हानि पहुंचाने वाला था। अतः प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि महाशक्तियों का पिछलग्गू बनने के सदा घातक परिणाम हुए हैं, इसलिए भारत को एक स्वतंत्र विदेश नीति का निर्धारण करना चाहिए, और यह शक्ति गुटों की खिंचातान से दूर रहते हुए संसार के सभी पराधीन देशों को आत्मसमर्पण करने का अधिकार देने और जातीय भेदभाव को दृढ़तापूर्वक उखाड़ फेंकने की कोशिश करेगा। गुट निरपेक्षता की विदेश नीति इसी का प्रतिफल है। फिर बात आती है बेटा लीडरशिप की। जो विदेश नीति का लास्ट तत्व है वो है लीडरशिप। ऊपर बताए गए सभी कारकों को ध्यान में रखकर अपने राष्ट्र के हितों को आगे बढ़ाने में राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका निर्णायक होती है। संयोगवश भारत को अपने प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू के रूप में ऐसा दूरदर्शी नेतृत्व प्राप्त हुआ जिसने भारत के लिए गुट निरपेक्षता की विदेश नीति अपनाकर दुनिया को नया मार्ग दिखाया। यानी कि गुट निरपेक्षता का जो निर्माता था वो कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बेटा भारत की विदेश नीति के हमने निर्धारक तत्व पढ़े, बड़ी गहराई से उनको बताया कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भौगोलिक संरचना, राजनीतिक आदर्श, आर्थिक कारक, राष्ट्रीय हित और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां किस प्रकार भारत की विदेश नीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब बात करते हैं हम बेटा भारत की विदेश नीति के मूल आधार। देखो बेटा भारत की जो विदेश नीति के मूल आधार थे वो किस प्रकार थे? दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई में अपनी महत्वपूर्ण स्थिति, आबादी के हिसाब से संसार के दूसरे दर्जे, क्षेत्रफल की दृष्टि में संसार का 7वां देश होने और अपनी प्रचुर प्राकृतिक संपदा की वजह से अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की स्थिति महत्वपूर्ण है। अपनी विश्व बंधुत्व की भावना के आधार पर वह अपनी आज़ादी की लड़ाई के दौरान संसार में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करता था। बेटा उपनिवेशवाद क्या होता है? जब कोई शक्तिशाली राष्ट्र किसी कमजोर राष्ट्र पर अधिकार जमाता है, तो भारत ने इस नीति का सदैव विरोध किया है, क्योंकि वह स्वयं उपनिवेशवाद का क्या रहा है? शिकार रहा है। पूरी मानव जाति की समानता पर बल देने से उसने 20वीं शताब्दी के शुरू में ही संसार के रंग भेद नीति का घोर विरोध किया। जो दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की नीति थी उसका भी भारत ने कड़े शब्दों में, कटु शब्दों में क्या की? उसकी आलोचना की। उसने अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने के साथ साथ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के क्षेत्रों में स्वतंत्रता संघर्ष का हमेशा खुला समर्थन किया। बर्मा, श्रीलंका, इंडोनेशिया को स्वतंत्र कराने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। किसकी बेटा? भारत की। इसीलिए भारत ने देश के आज़ाद होने से पहले ही मार्च-अप्रैल 1947 में नई दिल्ली के अंदर एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया था, जिसमें 25 देशों के लगभग 250 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
इस सम्मेलन में नेहरू ने कहा था कि एशिया के देश, यूरोप, अमेरिका और उपनिवेशवाद की चक्की में पिस रहे अफ्रीकी देशों के भाइयों की ओर मित्रता का हाथ फैलाए हुए हैं। अफ्रीका के लोगों की ओर हमारी विशेष जिम्मेवारी है। हम जिस स्वतंत्रता की बात करते हैं वह किसी एक राष्ट्र से तक सीमित नहीं है, यानी कि केवल हमें एक राष्ट्र तक की आज़ादी की बात नहीं करते। हम तमाम उन राष्ट्रों की आज़ादी की मांग करते हैं जो उपनिवेशवाद का शिकार हैं। उसने समस्त मानव जाति शामिल है। सर्वव्यापक मानव स्वतंत्रता किसी एक जाति या वर्ग विशेष की श्रेष्ठता पर आधारित नहीं है। यह स्वतंत्रता प्रत्येक स्थान पर रहने वाले आम आदमी की स्वतंत्रता है, उसके विकास के पूर्ण अवसरों की स्वतंत्रता है। भारत की इस मनोरचना ने ही उसके संविधान निर्माताओं को विश्व शांति के आधारभूत लक्ष्य को भारतीय संविधान में शामिल करने के लिए प्रेरित किया और उसने पूरी दुनिया के इतिहास में भारत ने अपने संविधान के अनुच्छेद 51 में विदेश नीति के मूल आधारों को वर्णन करके पूरे संसार का क्या किया, मार्गदर्शक किया। वो मूल आधार किस प्रकार के थे बेटा? सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति को क्या देगा, बढ़ावा देगा। सभी राष्ट्रों से सम्मानपूर्वक संबंध बनाए रखना, किसी भी देश पर अटैक की पहल नहीं करेगा, सभी देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून और विभिन्न देशों के आपसी संबंधों में संधियों के पालन के प्रति सम्मान बढ़ाना, एक देश दूसरे देश के साथ जो संधि अपनाएगा उसका सम्मान करेगा। और पंच निर्णय और मध्यस्थता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विवादों का क्या किया जाए, समाधान किया जाए। अब बात आती है बेटा, ये था भारत की विदेश नीति के मूल आधार। अब बात है कि विदेश नीति यह किस प्रकार प्रभावित होती है, यानी एक देश दूसरे देश के साथ जो नीति अपनाता है वो किस प्रकार प्रभावित होती है। एक व्यक्ति अथवा एक परिवार का व्यवहार आंतरिक व बाहरी कारकों द्वारा नियमित होता है। यानी बेटा व्यक्ति का व्यवहार हो या परिवार का, वो बाहरी कारकों द्वारा या आंतरिक कारकों द्वारा निर्धारित होता है। ये बाल विदेश नीति के संबंध में भी सही है, यानी कि उस देश की आंतरिक और बाहरी परिस्थितियाँ कैसी है यह उस देश की विदेश नीति पर डिपेंड करता है। यह घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही कारणों से प्रभावित होती है। विकासशील राज्य अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था वांछित तथा संसाधनों के अभाव में अपनी समस्याओं के लिए सौदेबाजी करने में असमर्थ होते हैं, इसलिए वे विकसित राज्यों की तुलना में उदार लक्ष्य रखते हैं। उनका मुख्य लक्ष्य पड़ोस में शांति और विकास पर केंद्रित होता है। वास्तव में उनकी विदेश नीति को शांतिपूर्ण राज्यों पर आर्थिक व सामरिक निर्भरता भी प्रभावित करती है। द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद के युग में अधिकतर विकासशील राज्यों ने उन बड़े राज्यों की विदेश नीति के हितों का समर्थन दिया जिन्हें उन्हें ऋण व अनुदान मिलता था। यानी कि बेटा विकासशील देश किन का आदेश मानते हैं या किन की नीतियों पर चलते हैं, विकसित देशों की नीतियों पर, और खासकर उन देशों की नीतियों पर जो देश उन्हें ऋण या अनुदान देते हैं। इससे विश्व के दो विरोधी खेमों में बांट दिया। एक खेमा अमेरिका, यानी एक खेमे में अमीर देश आ गए जिसका गुट था पूंजीवादी गुट, और अमेरिका इसका क्या था, मेन लीडर, उसके पश्चिमी सहयोगियों द्वारा संचालित था। और दूसरा जो गुट था बेटा वो था साम्यवादी गुट, सोवियत संघ के प्रभाव में। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो शीत युद्ध ही शुरू हुआ। शीत युद्ध का मतलब क्या है बेटा, जो युद्ध हथियारों से न लड़कर विचारों से लड़ा जाए वो युद्ध होता है शीत युद्ध। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध शुरू हो गया, क्योंकि पूरा विश्व दो गुटों में बट गया। पूंजीवादी गुट जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था, साम्यवादी गुट जिसका नेतृत्व रूस कर रहा था। और भारत ने ऐसे समय में गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई कि दोनों गुटों से स्वतंत्र होकर एक नई नीति को जन्म दिया। विश्व दो भागों में बट चुका था। ऐसी परिस्थितियों में संघर्ष से बचते हुए भारत ने एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया। यानी कि जब भारत दो गुटों में बट गया, पूंजीवादी गुट और साम्यवादी गुट, तो भारत के सामने यह मेन चुनौती थी कि भारत किस गुट में शामिल हो। तब भारत ने दोनों गुटों से अलग होकर एक नई नीति को जन्म दिया। उस नीति का नाम था गुट निरपेक्षता की नीति, क्योंकि भारत ने पूंजीवादी गुट में शामिल होना चाहता था,
अगर वो पूंजीवादी गुट में शामिल हो जाता तो साम्यवादी का निशाना होता। अगर वह साम्यवादी गुट में शामिल हो जाता तो किसका दुश्मन बन जाता? पूंजीवादी गुट का। इसलिए भारत ने दोनों गुटों से किनारा करते हुए एक तीसरी नीति को जन्म दिया, जिस नीति का नाम था गुट निरपेक्षता की नीति। और इस नीति का जो जन्मदाता था वो कौन था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू।